आरएएस मेंस का जो इंग्लिश का पेपर है यानी यूनिट 2, उसका जो पार्ट 2 है, उसके पार्ट 2 में 30 मार्क्स कवर होते हैं। उसमें प्रेसिस राइटिंग, आपका जो अनसीन पैसेज है वहां से 5 सवाल और 5 ऐसे सवाल जो कि आपको ट्रांसलेट करने हैं हिंदी से इंग्लिश में। यहां पे आपको हर क्वेश्चन में अगर सही किया है तो 2 मार्क्स मिलने की भी पूरी उम्मीद रहती है, और अगर 5 क्वेश्चन है तो 10/10 हम स्कोर कर पाए। इसके लिए हम जो है इसको आपके सामने लाए हैं लेक्चर को। इसमें हम विभिन्न सीरीज के माध्यम से भी देखेंगे, हम ऐसे को भी आपके लिए टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज है उसका आप एक मतलब समझिए कि क्या मतलब है इसका, कि हम उसको टारगेट करें जहां से आपके परफेक्ट जो नंबर हैं वो आ पाए। तो अभी हमने चुना है ट्रांसलेशन को। थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, यानी यूनिट 2 पेपर नंबर 4। कितने नंबर की है? 70 मार्क्स की। अगर आप ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में तो ये टोटल बन जाती है 110 की। हिंदी कितनी है? 90 की। अगर आप ऐसे लिखते हैं इस लैंग्वेज में तो ये बन जाती है 130 की हिंदी। तो आपका जो पार्ट यानी यूनिट 2 का पार्ट ए है उसमें ग्रामर्स हैं, इसको भी हम डील करेंगे। पार्ट बी जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसिस राइटिंग है, ये 30 मार्क्स का है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अनसीन पैसेज यानी 300 शब्द के आसपास का एक अनसीन पैसेज होगा, जहां से आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे पैसेज से, और उसी पैसेज का ही आपको प्रेसिस राइटिंग करना है। यहां पर आता है ट्रांसलेशन ऑफ 5 सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से इंग्लिश में, समझ जाओ वापस से, हिंदी से इंग्लिश में 5 सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं। पुराने साल के पीवाईक्यू का हम एनालिसिस करेंगे। आपको सिलेबस बता दिया कि कैसे होना है। पीवाईक्यू का जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको ये 2 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि कई बार आप जो हैं वो ट्रांसलेशन तो कराते हैं, या भैया आपने ट्रांसलेशन कर दिया लेकिन आप सोचते हैं उसके नंबर नहीं आए। तो नंबर नहीं आने के एक तो कारण आपको बताएंगे, नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, कैसे आप बेटर ट्रांसलेट कर सकते हो वो बताएंगे। हिंदी में ट्रांसलेशन और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में क्या फर्क है, कैसे स्ट्रक्चर में फर्क है वो आपको समझाया जाएगा। और आपको वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कीवर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, जिसको कि आप समझते हैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो रिकॉल कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो 2-4-5-4 लेक्चर्स में हम इसको आपके लिए लाएंगे ना, उसमें हमारी अप्रोच आपके लिए रहेगी। तो पहली बात जब हम करते हैं कि भैया आपको ट्रांसलेट जो करना है वो हिंदी से इंग्लिश में करना है, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। नंबर 1 बात तो ये है, आपको जो नंबर मिलेंगे उसमें आपकी ग्रामर जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट होनी चाहिए। ग्रामर करेक्ट होगी तब ही जाकर के आपको उसका फुल मार्क्स मिलेगा। दूसरा, आपका जो सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हैं वह मीनिंगफुल भी होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब, भैया मान लो आपने ग्रामेटिकल तो सही कर दिया, लेकिन जो आप उनको समझाना चाहते हैं उसका कुछ मतलब तो निकले, यानी वो स्ट्रक्चरली भी सही हो। तो आपकी काम क्या आती है? देखिए, जब हम सिलेबस के ऊपर वापस जाते हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड आप कैसे लिख पाएंगे, उसमें इनका बड़ा योगदान है। मतलब प्रीपोजिशन आपको सही से आने चाहिए, कहां पे आपको कैसे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, कहां पे ऑन, द ये इस्तेमाल करना है, इन वगैरह जो भी, ये आप यहीं से सीख जाएंगे। तो जब ग्रामर पढ़ेंगे ना तो वो ग्रामर ही आपके यहां पर काम आएगी ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने में। दूसरा, कई बार जो है आप कुछ भी वन वर्ड के सब्स्टिट्यूट, कोई भी वर्ड कंफ्यूज या मिसयूज्ड, कोई भी टेंसेस वगैरह, हालांकि टेंसेस अब एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ, आरएस 2024 में वो दिया गया था, लेकिन टेंस जो हैं वो आपको लिखने में उन शब्दों के मतलब टेंसेस जो सेंटेंसेस हैं उनको करेक्टली स्ट्रक्चर करने में आपको बड़ा मदद करते थे। और वहीं से जो है आपकी मीनिंगफुल इंग्लिश के सेंटेंसेस भी आते थे। भाई मीनिंगफुल सेंटेंस कब आएंगे? जब आप जो भी स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो सही करें, ग्रामर जो यूज कर रहे हैं वो करेक्टली यूज करें। तो ये वो चीज है जो कि आपको 10 में से 10 नंबर दिला सकती है, बशर्ते आपने ये भी अच्छे से तैयार किया हो।
तो जब हम PYQ का एनालिसिस करते हैं तो आप समझिए आपको दिया क्या जा रहा है। तो अभी से आपके दिमाग में आप दो चीज ध्यान रख लीजिए कि मेरे को जब भी मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो ट्रांसलेशन करते टाइम में मेरी ग्रामर जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। मैं जो भी ट्रांसलेट करके लिखूंगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। सही। अब अपन इसमें चलते हैं। तो पहला जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं 2024 के एग्जामिनेशन में तो पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी उन्नति और आर्थिक विकास इनके बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य है। अब अपरिहार्य कई बार हम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते, ये भी नहीं यूज करते कि सहजीवी संबंध क्या होता है। दिक्कत वहीं आती है। इसलिए हमें उन हिंदी के जो शब्द वहां पर दिए गए हैं उनके लिए इंग्लिश की वोकैबलरी ढूंढना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो करें क्या, क्योंकि नंबर तो वहां पर लाने हैं। इसलिए कोई ना कोई आधा, अगर आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो कोई ना कोई आधा घंटा आप इंग्लिश का डॉक्यूमेंट पढ़ें, वहां से जो वोकैबलरी है उसके मीनिंग हिंदी में ढूंढने की कोशिश करें, उनके पर्यायवाची भी ढूंढने की कोशिश करें। पर्यायवाची का मतलब आप ऐसे सोचे कि हाँ इसका मतलब ये है, तो और क्या इसका मतलब हो सकता है, जिसके कारण वो शब्द आपके दिमाग में धीरे 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 रिकॉल आना स्टार्ट हो। तो रोजाना आधा घंटा पढ़ने की आदत डालें। इसी तरीके से जैसे मान लो आपको वहां पर जैसे हिंदी के सिलेबस में भी इसी तरीके से रिवर्स ट्रांसलेशन होगा, तो वहां पर क्या करना है, मान लो इंग्लिश मीडियम के आप विद्यार्थी हैं तो कम से कम आधा घंटा वो कंटेंट पढ़िए दैट इज इन हिंदी, एंड उस हिंदी के कंटेंट को पढ़ते हैं तो वहां से आप उनकी वोकैबलरी को, हिंदी में वोकैबलरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जब ऐसा आप करेंगे तो अपनी जो भी खामियां हैं, जहां पर आपकी वीकनेस है, उसको आप डील कर पाएंगे। तो हम इसको आपके लिए ट्रांसलेट करें उसके पहले मैं बता देता हूं कि ये जो वर्ड हैं काफी कठिन शब्द हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं आते हैं, लेकिन इनको तो आप आराम से लिख सकते हैं कि अगर हम लिखे प्रौद्योगिकी उन्नति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को आप एडवांसमेंट भी लिख सकते हैं, या कई बार टेक्नोलॉजीज फॉरवर्ड मार्च भी लिख सकते हैं, लेकिन वो और भी ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप एडवांसमेंट या फिर प्रोग्रेस में जो है प्रगति में भी थोड़ा बहुत वो रख सकते हैं। फिर आर्थिक विकास, ये तो आप 100% ही सही कर दोगे। आर्थिक यानी इकोनॉमिक और विकास यानी ग्रोथ। तो अगर आप मान लो ट्रांसलेट भी कर रहे हैं ना तो इनके ऊपर आप इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दें। ये कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड को आप आइडेंटिफाई करो। कीवर्ड कौन कौन से हैं देखो, प्रौद्योगिकी उन्नति, आर्थिक विकास, सहजीवी संबंध और अपरिहार्य। ये ऐसे वर्ड हैं जिनका आपको वोकैबलरी आने चाहिए। अब भैया ये है कि क्या वोकैबलरी होगी के बीच, ये तो सब आपको पता है क्योंकि कनेक्टर, प्रीपोजिशन वगैरह कहीं ना कहीं आपके लिए वर्ब वगैरह रोल प्ले कर देगा। मेन जो ध्यान देना है वो इन शब्द पर देना है, यानी कीवर्ड पर देना है। तो प्रौद्योगिकी उन्नति, आर्थिक विकास। अब आ जाओ सहजीवी संबंध। अब सहजीवी संबंध आपको पता है ना, कई बार हम विन विन सिचुएशन बोलते हैं, कई बार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। संबंध का मतलब रिलेशन या रिलेशनशिप, या सहजीवी का मतलब है सिम्बायोटिक। ये हमने कहां पढ़ा, ये हमने जहां पर एनवायरमेंट पढ़ते हैं ना वहां पर जो है ये आता है कि भैया एक जो है, जैसे मान लो एल्गी कहीं पर है तो वो सहजीवी इस तरीके से निवास करती है, तो उसका सिम्बायोटिक रिलेशन हमें पता है। वो वोकेबलरी तब आएगी जब आप वो शब्दों को, मैंने कहा ना आधा घंटा दूसरे मीडियम की भी बात पढ़ेंगे और उनको खुले दिमाग से पढ़ेंगे। आज से ही ये गांठ बांध के रख लें, क्योंकि ये जो 10 नंबर है ना, ये 10 नंबर में से अगर आप 8 या 10 स्कोर करते हो तो बहुत सारे बच्चों से आप आगे पहुंच जाते हो। कठिनता जो आएगी वो आएगी अपरिहार्य में, क्योंकि यहां पर जो है आपको एक मतलब जो इसका एक जो सही शब्द है वह ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपरिहार्य में कई बार हम करते हैं कि इनडिस्पेंसेबल, यानी ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना चल ही नहीं सकता, इनडिस्पेंसेबल।
तो ये तरीके हैं, तो वोकैबुलरी ढूंढने की चीजें हैं। अब कई बार हम ये ध्यान रखते हैं कि भैया इंडिस्पेंसेबल के बजाय क्या हम कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, तो अपरिहार्य है, कई बार हम नीड ऑफ द आवर भी लिख देते हैं कि ये बहुत जरूरी है, इस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन क्लोज शब्द जो है आपका ये इंडिस्पेंसेबल आना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, तो देखिए हिंदी में तो मैंने ये लिख दिया, अब लेकिन आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में परिवर्तन, अपरिहार्य है। अब यहां पे है जो है ना इंग्लिश में, वो इज पहले आ रहा है और अपरिहार्य यानी ये शब्द बाहर आ रहा है। तो ये हम कहां सीखते हैं, जब टेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारी जो इंग्लिश की आगे भी लेक्चर्स होगा हम उसको सिखाएंगे, डरे नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मीनिंगफुल इसको अगर सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है ना, तो हमें टेंस वाइज, हमें उसकी वर्ब वाइज, उसके ऑर्गेनाइजेशन यानी उसकी स्ट्रक्चर सबको सही करना होगा, सबको सही अरेंज करना जरूरी है, इंडिस्पेंसेबल अपरिहार्य है आपके लिए, मैंडेटरी अनिवार्य है आपके लिए। तो आपने क्या लिखा, अब देखिए प्रौद्योगिकी उन्नति और आर्थिक विकास इतना तो आपको पता है, लेकिन सहजीवी संबंध, तो यहां से अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, के बीच का मतलब बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडिस्पेंसेबल, ये आ जाएगा वहां पर। इसको हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं, आप सीखेंगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे हिंदी लिखी हुई है ना वैसे नहीं होगा। आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, पहली क्लास में सब कुछ नहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंट है ना, इंग्लिश में भी मास्टर हैं, हो सकता है देयर विल बी डिफिकल्टीज विच विल कम योर वे। समटाइम यू मे फील डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग अ हिंदी प्रॉपर वर्ड और इंग्लिश प्रॉपर वर्ड, बिकॉज इट इज, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ भी इंग्लिश से हिंदी में लिखना चाहते हैं ना, तो मतलब सेंटेंस को या लैंग्वेज को चेंज करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, इनको बड़ा इजी लीजिए, समझिए, वहीं पर ही आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन प्रैक्टिस जो मैंने बताई ना आधे घंटे की, वो करिए। बात दूसरे सेंटेंस पे आती है, इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए और बताऊंगा। विपत्ति, समय, उदार भावना, सच्चा नेतृत्व, उदाहरण, प्रस्तुत, ये वर्ड आप यहीं पर इंग्लिश के लिख दीजिए। जैसे विपत्ति का मतलब क्या होता है, कोई भी एडवर्सिटी, यही तो होती है ना विपत्ति, एडवर्सिटी, ट्रबल, यही तो होती है विपत्ति, कि आई एम इन ट्रबल, मैं विपत्ति में हूं, मैं संकट में हूं। समय यानी इन द टाइम्स ऑफ, उदार भावना, उदार भावना का मतलब काइंड स्पिरिट, जेनरोसिटी, ये उसके वोकैबुलरी हैं। इसी तरीके से सच्चा नेतृत्व, यानी अब आप सच्चा नेतृत्व क्या लिखेंगे, सच्चा नेतृत्व, नेतृत्व यानी लीडरशिप, सच्चा नेतृत्व यानी ट्रू, यानी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रू लीडरशिप, या लीडरशिप दैट वी फील, या लीडरशिप दैट वी डिजायर, ट्रू लीडरशिप। इसी तरीके से उदाहरण यानी एग्जाम्पल, प्रस्तुत करता है। अब हम जब कई लिखते हैं ना कि इट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसको हम एग्जाम्पलीफाई भी करते हैं। एग्जाम्पलीफाई का मतलब यही होता है कि किसी का हम उदाहरण वहां पर बता रहे हों। तो देखिए हिंदी में स्ट्रक्चर अलग है। अब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एडवर्सिटी इन द टाइम्स, क्योंकि मैं तो वैसे लिख रहा हूं ना, काइंड या फिर जेनरोसिटी, सच्चा नेतृत्व, ट्रू लीडरशिप। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो फिर आपको एक बार इस पर्टिकुलर हिंदी के जो ये अपना मतलब सेंटेंस है, इसमें जो भी आपने इंग्लिश का जो कीवर्ड का ट्रांसलेशन किया है, अब अपने दिमाग में उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में बनाइए। सोचिए कि अगर आप इसको इंग्लिश में सोचते तो कैसे सोचते। अब आपको ध्यान रखना एक और चीज है, 10 शब्द का है, मैं 10 नंबर का है, 10 नंबर यानी 180 में, सॉरी आपके 200 मार्क्स में से आपके ये 200 मतलब मार्क्स में से 10 मार्क्स के ये 5 ट्रांसलेशन के सेंटेंस हैं। तो समय कितना लॉट हो गया, यानी आप इस सवाल में 5% टाइम ले सकते हैं। यही तो हुआ ना, गलत थोड़ी किया। यानी 5% आपके मार्क्स जो हैं वो इस ट्रांसलेशन सेंटेंस से आ रहे हैं।
तो आप इसमें समय कम से कम उतना तो दें। कितना? यानी अगर 180 मिनट का आपका पेपर है और 5% आपको इसका समय चाहिए, तो कम से कम 9 मिनट तो उसको दीजिए ना। देंगे कि नहीं देंगे? 9 मिनट उसको देंगे कि नहीं देंगे? तो 9 मिनट में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। कम से कम 9 मिनट आप इन 5 सेंटेंसेस में दीजिए। यानी एक सेंटेंस में आप 2 मिनट देंगे, तो 2 मिनट में, आधी मिनट में आप उसकी वोकैबुलरी सोचें और आधी मिनट में आप उसको स्ट्रक्चर करने के लिए इंग्लिश में सोचें, उसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे वो सोचें, और फिर 1 मिनट में आराम से उसका स्ट्रक्चर, वेल ग्रामर, और उसको वापस पढ़ें कि भैया इससे मीनिंगफुल कुछ सेंटेंस निकल रहा है कि नहीं, उसको आपको करना है। यानी 2 मिनट लगाइए आप इसमें। तो 2 मिनट लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? पहले आधे मिनट में आपने वो वोकैबुलरी लिख ली थी, फिर आधे मिनट में आप इसको इंग्लिश में सोचेंगे। तो क्या सोचेंगे कि हैविंग ए जेनरोसिटी या जेनरस स्पिरिट इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी इज ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, या इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लीडरशिप। ये आपने लिख दिया और यही आपका मतलब समझ में आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पलीफाई, तो आप समझिए कि मार्क्स तो बड़े इजी हैं, लेकिन तब हैं जब आप इसकी मेहनत करोगे। एक और सेंटेंस में चलते हैं। प्रकट रूप से अजेय बाधाओं के बावजूद टीम या दल, ये तो खुद ही बता दिया उसने, अथक भावना ने एक क्रांतिकारी जीत प्राप्त की। अब देखिए कितना हार्ड सेंटेंस है। 2 मिनट में आप अगर इसको लिखेंगे तो क्या? अजेय बाधाएं, अजेय बाधाएं वो होती हैं जिनको सरमाउंट नहीं किया जा सकता, इनसरमाउंटेबल। अजेय बाधाएं यानी जिनको हम लीप नहीं कर पा सकते हो, अजेय। तो अजेय यानी इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स हैं ये। इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट के बावजूद, आप समझते हैं ना? प्रकट रूप से, अब प्रकट रूप से का आप कभी भी अगर आपके सामने आए तो सीमिंगली आप जरूर उसका ध्यान रखिए कि सीमिंगली जो है ये प्रकट कर रहा है। अथक भावना, अथक, थके बिना, टायरलेस, भावना स्पिरिट, फीलिंग भी भावना होती है लेकिन वो इमोशनल सेंटेंस में। टायरलेस स्पिरिट, किसी भी चीज को लड़ने के लिए हमारी जो एक वो होती है ना कि यस हमें लड़ना है, टायरलेस स्पिरिट। फिर क्रांतिकारी जीत, क्रांति क्या होती है? रेवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशनरी हमारा जो है वो ये विक्ट्री को इंगित करती है। तो क्रांतिकारी जीत यानी रिवोल्यूशनरी विक्ट्री। तो आप आधे से 1 मिनट में इसका आपको वो जो कीवर्ड है उसकी वोकेबलरी ढूंढने में लगाना। अच्छा इसका क्या हो सकता है? क्रांति का कहीं पे मैंने सुना था रिवोल्यूशन होता है। भावना को हम यहां पर फीलिंग करें कि भावना को हम यहां पर स्पिरिट करें। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इन सेंटेंसेस को करीबन 50 से 100 शब्द सेंटेंसेस ट्रांसलेट खुद कर चुके होंगे, या जो भी पढ़ते हैं उनका ट्रांसलेशन आप करते होंगे, या मन ही मन कभी खुद में ही जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। हमारे लेक्चर्स इसी के लिए बने हैं। ये तो मैं आपको वो नीचे जो है वो इसलिए लाया हूं ताकि आपको इनको पढ़ करके जैसे कुछ ना कुछ अपने अंदर लगे कि हाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज करना है। ये जो पहली क्लास है आपको बताने के लिए है कि भैया आपको करना क्या है। फोर्थ, ये 2024 के ही हैं। प्रयोग का सूक्ष्म दस्तावेजीकरण शोधकर्ताओं की परिकल्पना को विश्वसनीयता प्रदान करता है। 3 सेंटेंस है इसमें। क्या कि एक तो इसका दस्तावेजीकरण इनकी परिकल्पना को क्या प्रदान करता है? विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता क्या होती है? क्रेडिबिलिटी। इट प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी या इट गिव्स क्रेडेंस। 2 चीजें। प्रयोग का दस्तावेजीकरण, दस्तावेजीकरण क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। कौन सा डॉक्यूमेंटेशन? सूक्ष्म। सूक्ष्म कई बार हम माइन्यूटेस्ट भी करते हैं, सूक्ष्म को कई बार हम मेटिकुलस भी करते हैं, सूक्ष्म को कई बार हम माइक्रो भी लिख देते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहां पर जो है चूंकि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात हो रही है तो कोई भी प्रयोग होते हैं ना, प्रयोग कौन से होते हैं? एक्सपेरिमेंट ही तो बोलते हैं ना। यार क्यों इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई?
तो कई बार हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट यानी द मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये इसका मतलब हो गया। फिर बाद में आती है शोधकर्ताओं की परिकल्पना। अब परिकल्पना आप जानते हैं हाइपोथेसिस होती है, और कौन होता है शोधकर्ता? रिसर्चर। तो रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, तो रिसर्चर्स की हाइपोथेसिस को क्या करती है? क्रेडिबिलिटी या वैलिडिटी प्रोवाइड करती है। तो क्या लिखेंगे कि द डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी द मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, या इट प्रोवाइड्स क्रेडेंस टू द रिसर्च हाइपोथेसिस। समझ में आया होगा? थोड़ा समझ में आया होगा। कई बार बहुत सारी चीजें एक साथ समझ में नहीं आती क्योंकि थोड़ा टफ है, टफ है तभी तो 10 मार्क्स का है, एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो 2 मार्क्स वहां पर आएंगे, लेकिन अच्छा कैसे लिखेंगे? जब रोजाना आप कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचें, कुछ ऐसा पढ़ें, कुछ अपने ही अंदर सोचें। मान लो कहीं पर आप वॉक ही कर रहे हैं, आप अपनी वॉकिंग को ही जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में बात करने लग जाएं। ओके, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं अब ये खरीदूंगा, आई विल बाय दिस, ये इतने रुपए की आती है, इट कॉस्ट अस दिस मच। समझ रहे हो मेरी बात आप? आज मैं जो है फ्रूट्स खाऊंगा, आई विल ईट फ्रूट्स टुडे। आज मैं फ्रूट्स की बजाय घर पे मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आई विल ईट आइसक्रीम रादर देन फ्रूट्स एट होम। ऐसे ऐसे अपने आप को बस देखते जाइए। सपोज आप मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या बोला? आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पहले रीड आ गया, लेकिन वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना बाद में आया है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा कि देयर इज अ डिफरेंस अमंग दी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंसेस ऑफ हिंदी एंड सेंटेंसेस ऑफ हिंदी। द कंपोजिशन एक्चुअली मेक्स होल द डिफरेंस। फिर बात आती है ये विविध सांस्कृतिक प्रभावों के संगम ने इस क्षेत्र की परंपराओं, इस क्षेत्र को परंपराओं का वास्तविक मिश्रण स्थल बना दिया है। वास्तविक, ट्रू, मिश्रण स्थल, यानी अब यहां पर चूंकि ये कल्चर से एस्पेक्टेड है, कल्चर में जब हम सोसाइटी में कल्चर पढ़ते हैं ना, तो हम पॉट पढ़ते हैं, मिक्स्ड पॉट, यानी सबको एक तरह से एसिमिलेट करना और सबका एक तरह से वो बना देना, जैसे खिचड़ी टाइप सी बनती है ना, वैसा वाला स्ट्रक्चर। तो चूंकि शब्द ही ऐसे आ गए, विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों, तो अगर आप यहां पर थोड़े बहुत भी आपने कभी वर्ड सुना होगा, तो मेल्टिंग पॉट आपने कभी सुना होगा, उसका मेल्टिंग पॉट, और यहां पर वो ही दर्शाता है। जैसे ही एग्जामिनर मेल्टिंग पॉट देखेगा, हो सकता है वो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर जो है इसमें देने के लिए, अगर कोई और मिस्टेक नहीं है तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसको पता है यार इसने बहुत ही सही सेलेक्ट वर्ड का किया है। तो विविध सांस्कृतिक जो प्रभाव होते हैं, विविध यानी डाइवर्स, सांस्कृतिक प्रभाव यानी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, यानी डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। क्षेत्र की परंपरा यानी ट्रेडिशंस, तो ट्रेडिशंस का वास्तविक मिश्रण है, यानी मेल्टिंग पॉट ऑफ द ट्रेडिशंस। व्हाट? ये जितने भी हमारे विविध सांस्कृतिक प्रभाव हैं। मैं फिर से आज आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लिख के ही बता दूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप उनकी टर्मिनोलॉजीज को समझें, कैसे स्ट्रक्चर करना है उसका आइडिया दिमाग में लगाएं, फिर हम आगे आगे उनको लिखते भी जाएंगे। लेकिन लिखा मैंने इसलिए है बिकॉज आप जो अपने मन में सोचें उसमें और आपने जो लिखा है उसमें क्या फर्क है, आप उसको बस जान पाए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आप हम आते हैं। क्या बता रहा है? सामाजिक न्याय, सीधा सा सोशल जस्टिस एक गूढ़ संकल्पना है। गूढ़ का यानी कॉम्प्लेक्स, संकल्पना आप जानते हैं भैया, कितनी बार आपने किसी चीजों के कंसेप्ट वगैरह पढ़े हैं। मूल्य परक यानी वैल्यू, निर्णय अंतर्वलित हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आपको जो है अंतर्वलित में आ सकती है, लेकिन वहां पर सीधा सा मतलब है अंतर्वलित यानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो आप सीधा सा लिख सकते हैं कि सोशल जस्टिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट दैट हैज द वैल्यू जजमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस, या दैट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। सिंपल, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका माइंडसेट उस समय कैसा है, आपने कितनी टर्मिनोलॉजीज कितना पढ़ के, अब आप रोजाना आधा घंटा अगर दूसरी मीडियम का पढ़ेंगे ना, तो आप मान के चलिए कि 15 घंटे हर महीने में होता है। फिर आपको खुद को भी जो है उन 15 घंटे का, जैसे वो मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज लग लग के, कंपाउंड इंटरेस्ट लग लग के बहुत बड़ा हो जाता ना, वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफी बड़ी हो जाती है। तो मेरी बात माने, अभी आप
डायरेक्ट ही इसका ट्रांसलेट करना वो मतलब इतना नहीं है कि भाई आप उसको करना चाहें। एक चीज जरूर करें, इनके वोकैबुलरी और इनके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करना है वो सीखें। फिर बात आती है विकास की त्वरित गति का परिणाम संसाधनों जे विभिन्न आदि का अवक्षय है और इससे ब्रह्मांडीय अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अब जो इनका कंसिक्वेंस जो होता ना, त्वरित गति। अब त्वरित गति क्या होती है? किसी भी वाहन को त्वरित गति में चलाना, यानी एक्सेलरेटेड पेस में चलाना या हाई स्पीड। लेकिन त्वरित गति यानी वी आर एक्सेलरेटिंग फास्टर, सो द एक्सेलरेटेड पेस ऑफ डेवलपमेंट। अब अवक्षय किसका है? जैव विभिन्नता का, यानी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसका। जो हमारी जैव विभिन्नता है ना, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये उसका डिप्लीशन है। अवक्षय यानी डिप्लीशन। सो द एक्सेलरेटेड पेस ऑफ द डेवलपमेंट इज द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इससे ब्रह्मांडीय अस्तित्व, यानी जो हमारा ग्लोबल एग्जिस्टेंस, अब ग्लोबल तो वैश्विक होता है, ब्रह्मांड यानी हमारा जितना भी कोस्मोस है ना, कोस्मोस, COSMOS, कॉस्मोस, उसके एग्जिस्टेंस को, यानी इट क्रिएट्स ए थ्रेट टू द कॉस्मिक एग्जिस्टेंस। अब उत्पन्न हो गया है, यानी ये आप जो हैं ब्रह्मांड, वहां पर आप ग्लोबल वगैरह बात नहीं करें, यानी वैश्विक ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको वोकैबुलरी आने लग जाएंगी। हारना नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है 10 में से 10 नंबर लाने हैं। पता है आपको, हर क्वेश्चन में हम 2 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऐसे में आपने 36 मिनट ले ली हैं, क्योंकि वो 40 नंबर का है। 10 मार्क्स में आपको 9 मिनट्स लेनी है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वो हैं जो कि RS 2023 में आए थे। वस्तुतः सीधा सा होता है, इनफैक्ट मैं अपनी कलम के माध्यम से सोचता हूं। अब माध्यम से, अब मीडियम से सोचता हूं, ऐसा नहीं होता। जैसे हिंदी माध्यम, आप कोई सोचे भैया मैं इसमें मीडियम यूज कर दूं, नहीं। आई कम बाय बस, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आई हैव कम थ्रू अ सिचुएशन, या आई हैव एंड्योर्ड अ सिचुएशन। यानी वो थ्रू वाला आना चाहिए आपके दिमाग में, वो विचार कि वी हैव पास थ्रू, हम उसके बीच से निकल चुके हैं, हम उस अवस्था से पास हो चुके हैं। यानी वो आपके थ्रू वाला शब्द यहां पर आना चाहिए माध्यम में। वो माध्यम मीडियम नहीं हो, वो थ्रू होना चाहिए। सो आई थिंक थ्रू माई पेन, क्योंकि मेरे मस्तिष्क को तो बहुधा पता नहीं होता कि मेरा हाथ, कि मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं, कि बहुधा पता नहीं होता। यानी बहुधा को हम यहां पर ऑफन लिखते हैं, ऑफन, OFTN, ऑफन। सो माई माइंड ऑफन इज नो आइडिया व्हाट माई हैंड्स राइट, या मेरे हाथ क्या लिख रहे हैं, मतलब व्हाट माई हैंड्स आर राइटिंग, माई माइंड डज नॉट नो। सो माई माइंड इज नॉट अवेयर, उसको भी आप लिख सकते हैं। मतलब आप समझिए आपके सामने कठिन डगर है, लेकिन वो डगर इतनी भी कठिन नहीं है जिससे आप डर करके भाग जाएं, क्योंकि 10 नंबर हैं, 9 मिनट का मामला है, आप छोड़े नहीं। आप हर शब्द की वोकेबलरी रखें, उसको स्ट्रक्चर में पेश करने का पहले आइडिया रखें, और ये ना माने कि यही वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। PYQs आपकी राह बनाते हैं, आपको एक राह दिखाते हैं, बट दोज क्वेश्चंस डू नॉट कम देयर। वेरी 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 रेयरली वी फाइंड दैट क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी स्ट्रक्चर बनाऊं वो स्ट्रक्चर वैलिड होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर इस प्रकार की होनी चाहिए जहां पर जो भी हम लिख रहे हैं उसका जो है हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाए। विचारक, थिंकर, एक नक्शा नवीस जैसा होता है। नक्शा नवीस को आप हमेशा मान के चलिए कार्टोग्राफर होता है भैया, कार्टोग्राफर का ही काम है नक्शा बनाना। नक्शा नवीस के समान उसका उद्देश्य भी वस्तुओं के सभी अंतः संबंधों का निरूपण करता है। तो इसको फिर छोटे छोटे शब्दों में तोड़िए, यानी नक्शा नवीस जैसा तो होता है और इसी के समान उसका ध्येय भी, यानी जस्ट लाइक द कार्टोग्राफर, उसका ध्येय यानी ऑब्जेक्टिव इज वस्तुओं के सभी अंतर संबंधों का, इतने का बनाइए फिर, वस्तुओं के सभी अंतः संबंधों का। अंतः संबंध कौन से होते हैं? इंटरकनेक्शंस। संबंध तो आप जानते हैं कनेक्शंस, और अंतः यानी इंटर। तो इंटरकनेक्शंस अमंग थिंग्स। अब यहां पर निरूपण करना मतलब क्या विजुअलाइज कर रहा है, क्या नरेट कर रहा है,
क्या डेपिक्ट कर रहा है, इसके आपको वो वर्ड्स भी आने चाहिए। तो वो तभी आप लिख पाएंगे जब आप जो भी सोचें इट कम्स इनटू अ नेचुरल लैंग्वेज। यानी आप हिंदी में तो पढ़ लिए, लेकिन एक इंग्लिश यूज करने वाला इंसान उन शब्दों को कैसे कहता, उस स्ट्रक्चर को आपको सोचना है। मैं फिर से वहीं जाऊंगा, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड माई फूड, आई हैव हैड माई फूड। अब इसको ऐसा थोड़ी खाना खा लिया है तो खाने की भी अपन एट लगाएं, आई हैव हैड माई फूड। टुमारो इज संडे, कल रविवार होगा, बट हम इसको ऐसे यूज करते हैं टुमारो इट विल बी संडे। यानी जो आपने यूज किए हैं उसका जैसा का जैसा ही आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। यू हैव टू थिंक लाइक ऑल दोज पीपल हु आर नेचुरली थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। और उसी के लिए मैं कहता हूं कि कोई ना कोई इंग्लिश की एक नेचुरल जो है वो आनी चाहिए आपको, कि ये इंग्लिश की भाषा इस तरीके से बोली जाती है, इस तरीके से लिखी जाती है। इसलिए आधा घंटा जो है कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना या कोई भी ऐसी डायरी पढ़ना जरूरत हो जाता है। लेकिन चूंकि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आपका फायदा क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स भी पढ़ लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच सीधा सही आ गया। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, स्वतंत्र समाज यानी फ्री सोसाइटी, सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता यानी वो अपन बोलते हैं ना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। ही इज द एल्डेस्ट अमंग ऑल, यानी सबसे जो है वो बड़ा है। दिस इज द नाइसेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव डन, ये सबसे बढ़िया चीज था जो कि मैं कर सकता था। दिस इज द नाइसेस्ट मैकेनिज्म आई कुड हैव डेवलप्ड, यह सबसे बड़ी जो है एक ऐसी चीज थी जो कि मैं डेवलप कर सकता था। दिस इज द फास्टेस्ट दैट आई कुड हैव प्रोग्रेस्ड, यह जो है वो सबसे फास्ट चीज थी जो कि मैं कर सकता था। इसलिए यहां पर पूछा गया है कि भैया सबसे महत्वपूर्ण यानी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रीडम स्वतंत्रता तो आपको आता ही है, क्योंकि यह सभी स्वतंत्रताओं की आधारशिला, आधारशिला यानी फाउंडेशन या कॉर्नर स्टोन, तो वो आप लिख दें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी आप पढ़ें उसके बारे में आपके विचार उसी लैंग्वेज के होने चाहिए, इसीलिए वो स्ट्रक्चर सही आएगी। एंड बिकॉज ऑफ पार्ट 1 में, पार्ट जो ए है उसमें हम ग्रामर को कनेक्ट करते हैं, वहां पर ये चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि उस वाले पार्ट को आप सही करें। उसकी वजह से आपके जो दोनों पार्ट हैं, मैं वापस से आपको उसी सिलेबस में अगर लेके चलूं तो देखिए सिलेबस क्या कहता है, इसको आप ध्यान से समझिए। ये आपका कंपोजिशन और लेटर राइटिंग भी तभी सही होगा जब आपकी ग्रामर सही होगी। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग भी तभी सही होगी जब ये सही होगा। इसलिए इस पर ध्यान दें। डोंट ट्रीट इट एज अ 20 नंबर मार्क्स, 20 मार्क्स मतलब कंटेंट। आप इसको ऐसे समझिए, दैट इज द फाउंडेशन और कॉर्नर स्टोन ऑफ योर प्रोग्रेस विच विल शो लेटर ऑन। तो इसलिए थोड़ा सा अभी पढ़ना स्टार्ट करें। दिस इज द पीस टाइम व्हेन देयर इज नो नोटिफिकेशन। अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इसका यूटिलाइज करें, हमसे हमारे साथ जुड़ें, हमें कमेंट करें कहां पर आपको कहां पर डिफिकल्टी हो रही है। वी विल ट्राई टू डू दैट, नॉट ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही नहीं, हर सब्जेक्ट में। हमारा बिहेवियर का क्लास आप देखिए, उसका लिंक भी जो है आपको हमारे यूट्यूब पर मिलेगा। कितनी ल्यूसिड मैनर में वो बिहेवियर की क्लास समझाई गई है, क्योंकि आपको जो भी समझाया जाए वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। वो ही आरएस जंक्शन की जो है अप्रोच है। जो भी आपको पढ़ाया जाए वो एक्सीलेंस और क्वालिटी से पढ़ाया जाए, जिसके कारण आपकी जो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस चाहे इंटरव्यू, तीनों की तैयारी जो है एक इंटीग्रेटेड मैनर में और एक बहुत ही क्वालिटेटिव मैनर में हो सके। So like our channel, comment on our channel and try to propagate it among more students. Thank you very much.